Hello, Namaste, welcome to our channel Educate India. Here we start लेक्चर नंबर 6। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कैपलर्स लॉ का फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था, उसको ड्राइव करा था ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग। तो आज हम सेकंड लॉ को ड्राइव करेंगे ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। तो ग्रेविटेशनल लॉ जो होता है सेंटर फोर्सेस के अकॉर्डिंग होता है, वो सेंटर लॉ होता है और सेंटर फोर्स के अकॉर्डिंग वो लॉ होता है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो F इक्वल्स टू माइनस जी एम एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर एन आर यूनिट वेक्टर ऐसे देते हैं उसको। सिंपल यहाँ आपको पता रखा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या क्या होता है, वो एग्जांपल हमने बताया था। वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल है। तो ये भी एक सेंट्रल फोर्सेस है। तो उसके लिए अगर कोई पार्टिकल अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, उसके फील्ड्स में अगर मूव कर रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो जीरो, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा और क्या होगा, कंजर्व होगा। सपोज कर लिया हमने मास कैपिटल एम ये रखा है और अगर हम देखें एक बॉडी है ऐसे करके मूव कर रही है ऐसे इस डायरेक्शन में, मतलब कोई भी एक रोटेट पाथ पे मूव कर रही है, तो इसका कुछ एक एंगुलर होगा, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम जे से दिखाते हैं। तो जे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये हमने बात आपको पहले भी बताई थी और काफी बार इसको हमने डिस्कस कर रखा है। तो आज हमारा बेसिक हम केप्लर्स का सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे। तो केप्लर्स का सेकंड लॉ हमारे पास क्या था, केप्लर्स का हमारा सेकंड लॉ क्या है, जब भी कोई प्लैनेटरी बॉडी किसी मतलब सन के अराउंड जब मूव करती है, तो उसका जो जो एरिया होता है, जो कि वो एरिया वेक्टर जो होगा, जैसे कि हमने ये बना लिया और हमने एक बॉडी को यहाँ रखा, तो इससे जो एरिया वेक्टर, एरिया वेलोसिटी जो हो रही है, ये जो हमारे पास एरिया बन रहा है, अगर एक पॉइंट पे ये है और दूसरा पॉइंट अगर हम ये चूज करें, तो जो एरिया ये बन रहा है, जो हम कलर करके दिखा रहे हैं आपको, ये एरिया जो होता है ये कांस्टेंट आता है। अगर हम दो पॉइंट ये पॉइंट चूज कर रहे हैं, ए बी और ये पी और ये क्यू, एक अगर हम ऐसे करके अपना एलिप्स बनाया, तो ये एरिया क्या होगा, कांस्टेंट होता है। और आप कह सकते हैं दैट इज एरियल वेलोसिटी जो होती है डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। जो एरियल वेलोसिटी है, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज, इसका मतलब ये है जो हमारे पास जो डिस्टेंस से लेके जो प्लेनेट का जो डिस्टेंस है, जो सन से लेके जो प्लेनेट की डिस्टेंस है, दैट इज आर वेक्टर, वो कितना एंगल स्वैप आउट करेगा, उससे जो एरिया बनेगा, अगर वो टाइम इंटरवल को अगर कांस्टेंट रख दें, तो वो एरिया भी इक्वल आएगा। सपोज कर लिया हमने ए से बी जाने में टी टाइम लिया और सी से पी से क्यू जाने में भी टी टाइम हमने चेक किया, तो जो एरिया हमारे पास मिलेगा वो मिलेगा, दोनों जो एरिया आएगा वो इक्वल आएगा दोनों केसेस में। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ कहता है। अगर हम इसी को प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी बात करते हैं, हम इसको कैसे प्रूफ करें ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए अगर हम बात करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर आई होप आप सबने देखा होगा, तो वो हमने फर्स्ट लॉ को ड्राइव किया था, जिसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि जो प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल मोशन करते हैं। तो आज हम देखते हैं, सेकंड लॉ को ड्राइव करते हैं। तो वही अपने एक इलिप्स बनाना है सबसे पहले। तो हमने सपोज कर लिया हमारे पास इलिप्स है और हमने सन को एक फोकस पे रख देना है। तो हमने सन को ऐसे फोकस पे रख दिया, दैट इज आवर सन। और यहाँ पर अगर हम कोई प्लैनेट ले रहे हैं, तो उसका कुछ मास अगर हम स्मॉल एम उसका मास कंसीडर करें और सन का मास कैपिटल एम कंसीडर करें, तो उसके बीच में कुछ एक रेडियल डिस्टेंस होगी, दैट इज आर। तो दैट इज आर रेडियस वेक्टर। तो ये रेडियस वेक्टर जो है, ये जो एंगल स्वैप आउट है, जो एरिया स्वैप आउट करेगा, तो जो एरिया अगर टी टाइम में अगर देखें, तो हम यहाँ पे पॉइंट जो मास होगा ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका होगा। तो इस शिफ्टिंग को अगर हम देखें टी टाइम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे टी टाइम लिया, तो टी टाइम में यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट हो गया, सही है। अगर टी टाइम हमने 2 सेकंड या 3 सेकंड बहुत कम टाइम में देखा, तो जो ये मिलेगा हमें, कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे कहीं पॉइंट करेगा। मतलब कम टाइम, जितना कम टाइम में हम चूज करेंगे, उतना जो इसके अंदर एरिया में जो
डिफरेंस आया होगा, जो उसके अंदर जो प्लेनेटरी मोशन जो डिस्प्लेस हुआ होगा अपनी पोजीशन से, वो कम हुआ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस लाइन को ना जोड़ के इसके अकॉर्डिंग इस लाइन को जोड़े, दैट इज दिस लाइन, तो हमारे पास एरिया कौन सा मिलेगा हमें, ये। तो ऑलमोस्ट ये जो लाइन होगी जो हमने ऐसे बनाया यहां से लेके यहां तक, तो ये सन को हमने जोड़ा ऐसे, तो ऑलमोस्ट क्या बन गया, ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्म होता हुआ कुछ इस टाइप का, दैट इज डी आर, सॉरी आर ले लो इसको, और दैट इज डी आर, और यहां पास क्या बन गया, आर प्लस डी आर। समझ में आता है? तो यहां पे हमारे पास क्या बन गया, ये ऐसे सॉल्व हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो बना है, ये मेरे पास ये भी वेक्टर होगा और ये भी वेक्टर होगा, तो ये दो वेक्टर्स को हम ऐड करके थर्ड वाला वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वेक्टर का अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ए वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, एरिया इक्वल्स टू ट्रायंगल, अगर यहां पे पॉइंट करें तो यहां पे हम सन ले रहे हैं, तो यहां पे ओ पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे ए और ये बी, तो ट्रायंगल ए बी ओ का जो एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, टोटल एरिया जो हम टी टाइम में स्वैप आउट कर रहे होंगे, जो टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट आएगा वो जो उससे जो एरिया प्रोड्यूस होगा उस एरिया की अगर हम बात करें तो वो ए बी ओ होगा। समझ में आता है? तो वो अगर ए बी ओ होगा तो उसको लिखेंगे हम कैसे, हाफ लिखा हमने इसके लिए, ट्रायंगल के एरिया में हाफ आता है, तो कितना ये, अगर हम इसको दैट इज परपेंडिकुलर माने तो क्या होगा, डी आर, तो आर इंटू क्रॉस डी आर, दैट इज आवर रेडियस। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हमने यूज किया है, यहाँ पे सिंपल जो आर क्रॉस डी आर जो होगा इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगर हम देखें डी ए अपॉन डी टी, तो हम लिख सकते हैं हाफ डी आर, सॉरी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं ना। तो इसको अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल वेलोसिटी है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल वेलोसिटी है, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज ऑल आल्सो ए वेलोसिटी। इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, तो वो v वेलोसिटी है, तो वो वेलोसिटी को हम डिफाइन करें तो dr/dt होगी। ठीक है, सही है। अब इस वाली इक्वेशन में अगर हम m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो कुछ इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, दैट इज a क्रॉस वेलोसिटी। सही है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, r क्रॉस v क्या हो गया, r क्रॉस v, r क्रॉस v क्या होता है हमारे पास, r क्रॉस v, ओके। यहां से आप देख पा रहे होगे 1/2, m तो ये नीचे है और r इंटू m भी लिख सकते हैं। तो ये क्वांटिटी क्या बन गया हमारे पास, मोमेंटम बन गया, दैट इज नथिंग बट मोमेंटम ऑफ प्लैनेटरी बॉडी। वो जो प्लैनेटरी बॉडी जिसका मास स्मॉल m है उसका मोमेंटम ऐसे लिख सकते हैं। और उसको अगर r से क्रॉस कर दें तो p आपको हमने बता रखा है ऑलरेडी, r क्रॉस p हमारे पास क्या होता है, r क्रॉस p हमारे पास होता है एंगुलर मोमेंटम दैट इज j। तो ये इक्वल टू होता है हमारे पास j के। सही है, किसी भी एक टाइम इंस्टेंट पे जो j की वैल्यू होगी वो r क्रॉस p पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे जो r लेना है उसी टाइम इंस्टेंट पे लेना है, p जो लेना है वो भी उसी टाइम इंस्टेंट पे हम चेक करेंगे। तो वो उसके j के इक्वल होगी, j इज हियर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, j इज हियर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, समझ में आता है? चलो, यहाँ पे j एंगुलर मोमेंटम है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इज, इस वाली इक्वेशन पे देखना, dA/dt here we written as 1/m j। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को हम सिंपल इसको ऐसे करके चेंज करके लिख सकते हैं।
तो जे की जो क्वांटिटी होती है, अगर ये सेंट्रल फोर्सेस की हम बात करें तो जे सेंट्रल फोर्सेस में हमने अभी आपको बताया क्या होता है, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट रहता है। जे क्या होता है सेंट्रल फोर्सेस में। कोई भी अगर सेंट्रल फोर्सेस ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे सेंट्रल फोर्सेस लग रहा है, तो ये अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है इस फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे भी वही केस है, ये हमारे पास पॉइंट है और ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। यहाँ हमारे पास सन क्या हमने क्या ले लिया, फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, और जो उसका फिक्स्ड मास ये है, और यहाँ पे कुछ एक प्लैनेटरी मास है जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा और कांस्टेंट होगा। अब जब कांस्टेंट है तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, यहाँ पास कांस्टेंट हो गई, ठीक है। अब जब ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई तो टर्म इक्वल्स टू किसके चलेगी थी, dA अपॉन dt इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया। व्हाट इज मींस, इसका मतलब क्या है, तो दैट इज नथिंग, दैट इज रेडियल वेलोसिटी, dA अपॉन dt इज रेडियल वेलोसिटी। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे t को अगर टाइम को फिक्स कर दें, अगर t को यहाँ पे फिक्स कर दें, t इक्वल्स टू हमने अगर 2 सेकंड ले लिया, तो 2 सेकंड में जो एरिया हर बार होगा कांस्टेंट रहेगा। कोई सा भी एरिया हो किसी भी टाइम पे, यहाँ इस वाले पॉइंट्स के लिए देखें या फिर इस पॉइंट्स के लिए देखें, तो जो एरिया निकल के आएगा वो क्या आएगा, फिक्स्ड आएगा। ये हमारे पास कहता है। इसको और बेसिक में अगर लिखना चाहो डेफिनेशन में तो आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको प्रूफ अगर करना है तो हम इस वे में उसको प्रूफ करते हैं। काफी बुक्स में अलग अलग भी दे रखा होता है, काफी बुक्स तो भैया काफी कुछ हैं, तो उसके अंदर काफी डिफरेंट मेथड भी देते हैं, लेकिन ये भी एक मेथड है इसको प्रूफ करने का, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, ओके। सो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज डिडक्शन ऑफ केप्लर्स थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो था, जो टाइम पीरियड वन रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड होता है किसी भी प्लेनेट का अराउंड द सन, वो क्या होता है, वो उसकी जो सेमी मेजर एक्सिस होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज हमारे पास लॉ है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ एनी प्लेनेट around the sun is proportional to the cube of the semi major axis of the ellipse। elliptical path लिख लो या ellipse लिख लो, बात एक ही है। तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की क्यूब, a क्यूब। यहाँ पे a हमारे पास क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, तो इसको आप नोट कर लो। ये हमारे पास केप्लर्स का थर्ड लॉ है जो प्लैनेटरी मोशन पे बेस्ड है। अगर आप किसी भी एक इलिप्स को ऐसे बनाते हो, यहाँ हमारे पास इलिप्स बन गया, ठीक है, और यहाँ पे हमने सन को रख दिया किसी भी एक फोकस पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोकस है, उसका इलिप्स का दो फोकाई होती है ना, तो वहां पे एक फोकाई ये होती है। तो यहाँ पर हमने अगर सन को रख दिया, तो इस सन के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट है अगर इस पे ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर मूव करते करते एक टाइम पीरियड अगर देखें, पूरा एक वन रेवोल्यूशन देखें इसका अराउंड द सन, तो वो क्या होगा, टी, वो जो टाइम मिलेगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, कैपिटल टी। उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। और अगर हम इसको और परपेंडिकुलर यहाँ से अगर सेमी मेजर एक्सिस बनाए, ठीक है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ तक की, जो उसकी आउटर कर्व की जो डिस्टेंस है, उससे लेके जो उसका सेंटर जो हमारे पास दैट इज जो उसकी सेंटर से लेके आउटर जो कर्व की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस होती है। तो इसको हम डिनोट करते हैं ए से, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज ये जो डिस्टेंस है, इसको सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। जो पूरी होती है तो वो 2a के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। तो यहाँ पे सन है हमारे पास फोकस पे, ठीक है। एक बात और जानना यहाँ पे, जो यहाँ से अगर एक इससे पैरेलल लाइन ऐसे बना दी जाए, जो इस वाले लाइन के पैरेलल है, जो सन से फोकस से पास कर रही है, मतलब फोकस से जो पास कर रही है, तो उसकी अगर लेंथ की बात करें तो उसको हम L से डिनोट करते हैं। वो होती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो रेक्टम कहते हैं उसको। उसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो जो इसकी माइनर एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस, माइनर
जो एक्सिस है माइनस सेमी एक्सिस जो होती है दैट इज बी, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है बी, उसका स्क्वायर कर लो अपॉन में ए लगा दो, उसके इक्वल होती है। ये इलिप्स की एक प्रॉपर्टी है, इसको आप याद होगी, आपने पढ़ी हो तो पहले कभी, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो अब अपनी डेरिवेशन पे आते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, काफी बार बीएससी में दोनों जो इससे पहले कराई हमने वो भी इंपॉर्टेंट थी, और एक जो सबसे पहले कराई थी फर्स्ट लॉ की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इसको अगर हम प्रूफ करने की बात करें तो प्रूफ के लिए हमें सिंपल क्या करना है, चलो प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ के लिए हमें सिंपल, हमने लिस्ट तो यहाँ पे बना रखा है तो उसको यूज कर लेते हैं। हमने आपको इसमें डिटेलिंग भी दे चुके हैं ऑलमोस्ट। ये एक फोकस है, यहाँ पे दूसरा फोकस होगा, और यहाँ पे जो इसका मास है यहाँ पे m है और यहाँ पे स्मॉल m है। ठीक है, सही है, तो इसको नोट कर लिया होगा आपने इसकी थ्योरी। बस इसमें यही थ्योरी है, सिंपल है अपने पास। तो आप देखते हैं इसका, तो इसमें कुछ लास्ट की चीजें यूज होंगी। सबसे पहले तो इसकी पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास, जो हमने आपको अभी बताई, दैट इज लेटस रेक्टम इक्वल्स टू b का स्क्वायर अपॉन a। इसको याद रखो, लेटस रेक्टम जो होता है वो फोकस से जो लाइन एक पास हो रही है, जो पैरेलल हो उसकी एक एक्सिस के, माइनर एक्सिस की जो पैरेलल लाइन है वो, उसको हम लेटस रेक्टम से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, लेंथ को उसकी एल से डिनोट करते हैं, और वो उसकी जो अगर हम देखें तो वो एलिप्स में बी स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के स्क्वायर अपॉन डिवाइड में ए आता है। तो यहाँ पे हियर बी इज सेमी माइनर एक्सिस ठीक है, और ए यहाँ पे क्या है, सेमी मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस, और ये वो है माइनर एक्सिस। ठीक है, सही है, तो ये हमारे पास सिंपल है। ठीक, अब हम इसकी डेफिनेशन की जो हमारे पास बेसिक है वो हमारे पास ये है। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं, दैट इज टाइम पीरियड इसको इक्वल टू किसके होगा, जो इसका एरिया था, एरिया ऑफ पूरा इलिप्स का, एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी हमने आपको अभी बताई क्या होती है, dA अपॉन dt इक्वल्स टू जो भी हमारे पास वैल्यू आई थी दैट इज j अपॉन 2m। जरा मार्कर में निकालते हैं, j अपॉन 2m, ये हमारे पास एरियल वेलोसिटी की वैल्यू आई थी। तो इसको नोट कर लेना, जो हमने पीछे भी डेरिवेशन करी थी उसमें वैल्यू आई थी, नहीं है, सही है, दैट इज dA अपॉन dt इक्वल्स टू j अपॉन 2m। इसको और डिफरेंट वे में भी लिख सकते हो, अपॉन j अपॉन m2 भी लिख सकते हो उसको। यहाँ पे j अपॉन m को क्या कह दोगे, एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट मास के लिए अगर देखें तो उसको h से डिनोट कर सकते हो, वो भी एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ में आता है, चलो। हाँ, तो मैं कहाँ था, मैं यहाँ था। अगर एरिया को देखें, एरिया की बात करें तो एरिया होता है एरियल वेलोसिटी और एरिया। तो अब एरिया की बात करें इलिप्स का, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया कैसे निकलेगा इलिप्स का, तो इलिप्स का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हम इलिप्स में बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है डिफरेंट है। तो सिंपल जो इलिप्स का एरिया होता है हमारे पास पाई ए बी। ठीक है, समझ में आता है, सही है, अपॉन एरियल वेलोसिटी दैट इज dA अपॉन dt, ये t के इक्वल होगा। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा पाई ए बी अपॉन d अपॉन dt को हम लिख सकते हैं h अपॉन 2, तो यहाँ पे h अपॉन 2 लिख लेना, अब उसको ऊपर पहुंचा देना है सिंपल। तो यहाँ देख लो,
यहाँ देखो दैट इज ए बी और यहाँ पे 2/h, सही है, ठीक है, इक्वल्स टू टी। तो ये तो टी है, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो इसका बोथ साइड स्क्वायर कर लेना। तो स्क्वायर कर लोगे तो क्या आएगा, टी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर। जब उसको और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको करके दिखाते हैं। इतना पार्ट नोट करो, मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। यहाँ तक नोट कर लिया आपने। यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास वैल्यू, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे कि एल की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें, हम एल की वैल्यू अगर पुट करें तो हमने जो फर्स्ट वाला डेरिवेशन किया था, सबसे पहला वाला, तो उसमें हमने जो एक इक्वेशन लिखी थी L अपॉन R इक्वल्स टू 1 माइनस ए cos थीटा लिखी थी, 1 शायद माइनस था, मैंने प्लस का मैं भूल गया। तो यहाँ पे जो L की जो वैल्यू आ रही थी वो इसके अगर रिलेट करी जाए तो वो यहाँ पे L की जो वैल्यू आई थी वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो उस टर्म में अगर हम वैल्यूज को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें तो h स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से आप देख पाओगे टी की अगर वैल्यू हटाते हैं a की वैल्यू में पुट करोगे तो 4 पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर की ले सकते हैं l a अपॉन h स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 पाई स्क्वायर a स्क्वायर a की क्यूब सॉरी l a की क्यूब अपॉन h स्क्वायर, ठीक है, समझ में आता है। तो यहाँ पे बनिए टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई l अपॉन h स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर। तो ये जो टर्म है, इतनी टर्म, ये तो सब कांस्टेंट है, तो इनको नेगलेक्ट कर दो। सिंपल टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। ये यहाँ पास है जो हमने लिखा था वो हमने प्रूफ कर दिया। तो ये इनफ है इतना। बाकी कुछ बुकों में यहाँ पे h को अगर हम j अपॉन m लिखते हैं और l की वैल्यू को अगर हम पुराने वैल्यूज को अगर सेटिस्फाई करें तो वो हमारे पास आती थी h स्क्वायर अपॉन दैट इज 2gm, ऐसे करके वैल्यू आती थी। तो अगर वो वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दोगे तो वहां से m से तो m कैंसिल होगा नहीं, लेकिन वहां से क्या बन जाएगा, j से j कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये j की टर्म में आ जाएगी, वो उसकी टर्म में आ जाएगी। तो सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है बेसिकली। इसमें देखोगे तो l में जो h है हमारे पास h भी कांस्टेंट है, ठीक है, और ये gm भी कांस्टेंट है। तो l में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे हम चेंज ना भी करें लेकिन हम लिख सकते हैं अलग से कि here l is a constant। उसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो होगी h स्क्वायर अपॉन gm h स्क्वायर अपॉन gm। अगर वो यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ से आप देख पा रहे हो h से h कैंसिल हो जाएगा। चलो एक बार करके दिखाते हैं आपको, बेसिक बात है, एक बार देख लो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं h स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर l a स्क्वायर a की क्यूब अपॉन h स्क्वायर। तो यहाँ पे l की जो वैल्यू है वो क्या हमारे पास है, वो हमारे पास है दैट इज h स्क्वायर अपॉन gm और यहाँ पे a क्यूब अपॉन h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई gm a क्यूब। तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई gm a क्यूब पाई स्क्वायर gm a क्यूब। तो ये सारी चीजें क्या हो गया, हमारे पास कांस्टेंट हो गई, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दैट इज सिंपल, नथिंग बट ये दोनों चीजें क्या हो गई, सेम हो गई, प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, ठीक है। तो यही था आज का बेसिक लेक्चर। केपलर्स के लॉ हमने सारे डिस्कस कर लिए, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। और जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था वो हमारे पास था केपलर्स का फर्स्ट लॉ, जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा था जो प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं अराउंड द सन। और दूसरा लॉ हमारे पास जो था वो हमारे पास ये था जिससे पहले हमने डिस्कस किया। उस लॉ में हमने ये देखा जो एरिया जो उसका जो एरिया होगा, जो डिस्टेंस जो रेडियस वेक्टर है किसी भी प्लेनेट के लिए और सन के लिए, जो रेडियस वेक्टर बनेगा वो जो इतना एरिया स्वैप आउट करेगा पर्टिकुलर टाइम में,
वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर थर्ड लॉ में हमने देखा जो उसका टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, उसका अगर हम स्क्वायर कर लें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस के, दैट इज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट नहीं था, इतना ही था। अगले कॉन्सेप्ट में हम थोड़े से और डीप में जाएंगे और हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानेंगे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड्स के बारे में जानेंगे। फोर्स के बारे में हमने जितनी जानकारी देख ली थी वो देख ली, अब ग्रेविटेशनल फील्ड्स के बारे में जानेंगे, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड्स। तो उसका मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाकी हम जो भी डिस्कस करना होगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अरे हाँ, वो ये बता रहा था मैं, ये H/H जो लिखा था यहाँ पे 1 प्लस आता है, माइनस नहीं आता, प्लस आता है। ठीक है, याद रखिए, चलने से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अब जरा अगला कंसेप्ट देख लो।